सबसे पहले बात निकाय चुनाव की ही तो नामांकन का आज दूसरा दिन है। वहीं देर रात कांग्रेस ने 3 नगर पालिका के कैंडिडेट का ऐलान किया है। हल्द्वानी, काशीपुर, श्रीनगर के टिकट घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से हल्द्वानी से ललित जोशी, काशीपुर से संदीप सहगल और श्रीनगर से मीना रावत को कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत सीटों के नामों का ऐलान किया गया है। 39 नगर पंचायतों, 39 नगर पालिकाओं के टिकट बीजेपी ने घोषित किए हैं। वहीं 7 नगर पंचायतों में से 4 नगर पालिकाओं की सूची अभी आनी बाकी है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी राय नहीं बन पाई है। ऐसी सीटों पर नामों का ऐलान आज हो सकता है। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर पूरे नॉमिनेशन प्रक्रिया की बात की जाए, आज दूसरा दिन है, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट का ऐलान सीटों पर अब तक हो सका है। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर ऐलान किया है, बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर किया है, लेकिन अभी तक मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। क्या वजह है इस देरी के पीछे? बिल्कुल नीलू, कल से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई थी और आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है। और कल देर शाम मतलब बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक लिस्ट जारी की है। पहले बात अगर बीजेपी की कर लें तो बीजेपी ने 11 नगर निगमों में से अभी किसी पर भी मेयर के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। 39 नगर पालिका और 39 नगर पंचायत, यहाँ पर जरूर घोषणा हो चुकी है कि कौन पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा या नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी अभी मेयर पर फाइनल नहीं पहुंची है कई सीटों पर। आज उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दूसरा दिन है, 4 दिन का सिर्फ नॉमिनेशन है, 30 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, तो आज पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा आज देर शाम तक कर देगी और कल यानी रविवार और सोमवार को नॉमिनेशन होंगे। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने 11 में से 3 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, हल्द्वानी, काशीपुर और श्रीनगर। यानी अभी भी कांग्रेस को 8 नगर निगमों में मेयर के उम्मीदवार घोषित करने हैं। यहाँ पर अभी कांग्रेस के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि जो लोकल नेता है या फिर जो टॉप लीडरशिप है, उनके बीच कई जगह कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नहीं बन पा रहा। अगर आज पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस में आज जो कोऑर्डिनेशन एक फाइनल बैठक होनी है, उसके बाद फिर सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो आज कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार जो बचे हैं वो भी घोषित होंगे और कांग्रेस के जो बाकी उम्मीदवार अभी और है नगर पालिका और नगर पंचायतों के, उनकी घोषणा भी होगी। जो कंफ्यूजन रहता है कई जगहों पर कि किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए या दावेदारी को लेकर तमाम बातें रहती है। इस वजह से बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल आज दूसरे दिन पूरी उम्मीद है कि आज देर शाम तक दोनों के सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। 100 शहरों में ये चुनाव होना है, तो 100 के 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी और रविवार और सोमवार को नॉमिनेशन फाइनल होंगे। नीलू, बिल्कुल, आपने कहा कि कुछ बातें ऐसी रहती है जिसकी वजह से नाम घोषित नहीं होता दीपांकर, लेकिन कांग्रेस या बीजेपी है जो उम्मीदवार उतार रही है वो किस आधार पर उतारे? क्योंकि पीछे हमने देखा था सभी लोग अपनी अपनी तरफ से दावेदारी करते हैं, सभी को टिकट देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पर किस तरह के समीकरण है, किस तरह से फाइट दे सकते हैं प्रत्याशी, इन सब बातों का खासा ख्याल रखा जाता है। शायद यही वजह है कि देरी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव जिस दिन घोषणा हुई थी उससे कुछ 2 घंटे पहले आरक्षण जारी हुआ था। यानी कौन सी सीट किसके लिए, कौन सी सामान्य के लिए, कौन सी महिला के लिए, कौन सी ओबीसी महिला, कौन सी एससी, तो कई सीटों के रिजर्वेशन चेंज हुए थे। मसलन हल्द्वानी का रिजर्वेशन चेंज हुआ था, इसी तरह के अल्मोड़ा का रिजर्वेशन चेंज हुआ, श्रीनगर का रिजर्वेशन चेंज हुआ, या मेयर सीटों की भी बात करो, और भी जगहों पर रिजर्वेशन बदले थे। तो रिजर्वेशन बदलने से उस सीट पर अगर पहले आपका उम्मीदवार सामान्य था, अगर वो सीट महिला होती है फिर आपको महिला में कौन सी कैंडिडेट वहां पर शूट करती है, फिर बड़े नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन क्या है, जो नेता वहां से चुन के आते हैं, एमपी, सांसद, या बीजेपी में अगर संगठन की बात करें, संगठन किसको वहां तवज्जो दे रहे, इन सब बातों को लेके ये कंफ्यूजन रहा। क्योंकि टाइम बहुत कम है, 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, 2 दिन आप नॉमिनेशन के लिए बचे हैं, आज का दिन जोड़ जाए 3 दिन बचे हैं। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए यहाँ पर ये कश्मकश है, जद्दोजहद है कि कितनी जल्दी ये कैंडिडेट अनाउंस किए जाए। और क्योंकि वार्ड मेंबर्स भी होते हैं तो वो भी एक बड़ी संख्या है, उनका भी अनाउंसमेंट होना है, तो ये कंफ्यूजन में भी सारी चीजें है। लेकिन आज उम्मीद है कि बीजेपी और कांग्रेस की पूरी कंप्लीट लिस्ट आज देर शाम तक जारी हो जाएंगी। नीरू, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अल्मोड़ा से किशन जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, अगर अल्मोड़ा की बात की जाए, यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या सारे कैंडिडेट की घोषणा हो गई है या फिर अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिनके नाम की घोषणा आज या कल में हो जाएगी, जब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी तब तक? देखिए नीलू, मैं आपको बताऊं कि मेयर पद के लिए अल्मोड़ा एक नगर निगम इस बार पहली बार बना हुआ है। मेयर पद के लिए अभी न तो भाजपा ने अपने पत्ते खोले हैं न कांग्रेस ने, लेकिन ये चर्चा बड़ी जोरों में है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है भाजपा
के पैनल में भी उसका नाम है और भाजपा से एक नेता का नाम जो है पैनल में नहीं होने से आज कांग्रेस ज्वाइन करने की बड़ी चर्चा है। 12 बजे कांग्रेस ने एक बड़ी मीटिंग भी रखी हुई है एक होटल में और माना जा रहा है कि उस बैठक में उसे अपने समर्थकों के साथ जो है भाजपा से कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है अन्य नगर पालिकाएं नगर निगम की बात करें तो भाजपा ने अधिकांश जिले के सभी जो है पालिकाओं और नगर पंचायतों में आपने सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक जिले में कोई भी प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं उतारा है, किसी भी प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं किया है। आज का दिन अल्मोड़ा के लिए काफी रोमांच भरा हुआ है कि जो है अगर कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा में पैनल में मुख्य नाम उसका बताया जा रहा है, अगर उसको टिकट मिलती है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी, क्या भाजपा से तोड़कर जो है वो आज अपने यहाँ शामिल करेगी। किशन, नॉमिनेशन के लिए 2 दिन का वक्त और बचा हुआ है और अब जोड़ तोड़ की चीजें हो रही हैं। मतलब भाजपा से कांग्रेस में कोई बड़ा नाम आने की उम्मीद है, हालांकि अब तक ये रिवील नहीं हुआ है कि कौन आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सिचुएशन बड़ी वहां पर टेंशन भरी हो गई है। अब भाजपा को भी देखना होगा कि अपनी तरफ से मेयर का प्रत्याशी किसे बनाया जाए। बिल्कुल, भाजपा सोच रही कि कांग्रेस का एक जो मुख्य कैंडिडेट था जो जिसको जीतने के लिए माना जा रहा है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है, इस तरह से वो कांग्रेस के उस कैंडिडेट को तोड़कर भाजपा के पैनल में मुख्य रूप से उसका नाम रखा हुआ है। संभावना है कि आज शाम तक उसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन भाजपा के अंदर भी कुछ गुटबाजी के कारण से जो है इसका नाम घोषित होने में देर हो रही। वही हाल कांग्रेस में हो रहे हैं कि अगर भाजपा का व्यक्ति अगर कांग्रेस में शामिल होता है तो कार्यकर्ता जो है कितना विरोध करेंगे। ये सब गुणा भाग में दोनों पार्टियां लगी हुई है। नीलू, चलिए, गुणा भाग में है, अब देखना होगा कौन किसके पाले में जाता है, कौन मेयर का टिकट पाता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो बीजेपी के टिकट फाइनल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं की बयानबाजी रुक नहीं रही है और इस बार विधायक अरविंद पांडे के बयान से खलबली है, जबकि पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के एक के बाद एक 3 विधायकों की सार्वजनिक बयानबाजी पर अब कांग्रेस जमकर चुटकी ले रही है। कुछ धंधेबाजी की वजह से और कुछ भाग्य की बदौलत भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया पदों पे। ये हैं बीजेपी के गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, जो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच नगर पंचायत गुलरभोज को ओबीसी आरक्षित किए जाने को लेकर पार्टी नेताओं को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। गदरपुर से अरविंद पांडे का ये वीडियो हाथों हाथ वायरल हो गया। इससे पहले विकास नगर पालिका को एसटी रिजर्व करने को लेकर पार्टी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कोटद्वार नगर निगम मेयर कैंडिडेट को लेकर लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत भी सार्वजनिक बयानबाजी कर चुके हैं। बीजेपी के अंदर मचे इस घमासान पर कांग्रेस चटखारे ले रही है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस के अंदर 70 सालों में उतनी गुटबाजी नहीं हुई, बीजेपी के अंदर पिछले 10 सालों में जितनी गुटबाजी सामने आ गई। मतलब जितनी गुटबाजी, जितना मतलब सुबह सुतो एक दूसरे को वो करना और सारी जो बुराइयां, मैं एक बहुत कई बार मैं कहता हूं कांग्रेस में 70 साल सत्ता में रहने के बाद जो बुराइयां नहीं आई हैं वो इनमें 10 साल में आ गई हैं। निकाय चुनाव के बीच अपने ही घर में मचे घमासान से बीजेपी खासी असहज है। अरविंद पांडे के ताजा बयान पर बोलने से कमोबेश उसके सभी बड़े नेता कन्नी काट रहे हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया, पार्टी मामले में जानकारी जुटा रही है। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को बोला होगा वो विस्तार से दोषी वही इस बात को बता सकते हैं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है उसने पार्टी ने विश्व संज्ञान लिया है और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन है उस दायरे में रहना चाहिए। अनुशासन का नारा देने वाली बीजेपी का अनुशासन सरेआम तार तार हो रहा है, वो भी ऐसे समय में जब पार्टी निकाय चुनाव में उलझी पड़ी हो। उलझी कांग्रेस भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ मुद्दे मिल रहे हैं जिनकी कोई सटीक काट कम से कम फिलहाल तो बीजेपी के पास नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुड़की के दौरे पर रहे। यहां पर नकला इमरती पहुंचे सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग सीएम धामी को सुनने के लिए डटे रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 1 लाख लखपति दीदी बन चुकी है और 1.25 लाख का टारगेट है जो कि जल्द ही पूरा होगा। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्मांतरण, दंगा विरोधी और नकल विरोधी कानून बनाया, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की।
सीएम ने कहा कि ये देवभूमि है और यहाँ सभी को एकता और भाईचारे के साथ रहना होगा। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मौन भी रखा गया। जो लखपति दीदी योजना के अंदर राज्य के अंदर काम किया है, आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं लखपति दीदी अभी तक बन चुकी हैं। आने वाले सालों में हमने इतना ही लक्ष्य और लिया है कि हम जल्दी से जल्दी 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जरूर पंजाब में हुआ, लेकिन असल में उनका उत्तराखंड से भी गहरा नाता रहा। आखिर क्या था मनमोहन सिंह का उत्तराखंड से कनेक्शन, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से देवभूमि उत्तराखंड में भी शोक है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी के शुरुआती संघर्ष के दिन देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बिताए, वो भी आजादी से पहले। डॉक्टर सिंह का परिवार आजादी से पहले आज के पाकिस्तान वाले पंजाब को छोड़कर हिंदुस्तान आ गया था और हल्द्वानी शहर में आ बसा। हल्द्वानी के ही एमबी इंटर कॉलेज में मनमोहन सिंह ने पढ़ाई की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो हमारे पास ये एसआर रजिस्टर जो हमारे पास होता है, जो ऑथेंटिक माना जाता है, तो एक तरीके से ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर्म होता है। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है जिक्र, मनमोहन सिंह सिख, और जो उनके गार्जियन का नाम लिखा है उन्होंने लिखा है सरदार निर्मल सिंह, रेलवे बाजार हल्द्वानी करके। और जैसा कि कई लोग कहते हैं कि जैसे उनकी डॉक्टर की किताब भी है, उसमें भी सरदार निर्मल सिंह जी का जिक्र है कि उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी। तो एज ए गार्जियन शायद वो उनके रहे होंगे मनमोहन सिंह के, और उन्होंने उससे पूर्व जो शिक्षा हासिल करी है, जो यहाँ पर लिखा है कि पूर्व का विद्यालय जहाँ शिक्षा हासिल करी वो खालसा हाई स्कूल दुदियाल करके लिखा है। और ये दुदियाल जो है पाकिस्तान में शायद मेरे ख्याल से आता है, तो क्योंकि इससे पूर्व की शिक्षा इनकी वहाँ रही होगी। आपने जो है 1944 में 1944 में 9th में यहाँ पर एडमिशन लिया, 9th की कक्षा पास करी, और उसके बाद 1945 में अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने हाई स्कूल की परीक्षा यहाँ से सेकंड डिवीजन में पास करी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हालांकि हाई स्कूल पास करने के बाद मनमोहन सिंह के पिता अपने परिवार समेत पंजाब के अमृतसर चले गए, लेकिन हल्द्वानी में स्कूल के रिकॉर्ड आज भी अपने नामी स्टूडेंट की गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री मिले तब हमें भी मीडिया के द्वारा ही अवगत हुआ कि ये हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में पूर्व छात्र रह चुके हैं। तभी उसी समय ये रिकॉर्ड की छानबीन की गई थी। तब से हमने ये रिकॉर्ड संजो करके आज तक संभाल करके रखा हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान विभाजन की वजह से बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पाकिस्तान वाला हिस्सा छोड़कर भारत आ गए थे, और उन्हीं में डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भी शामिल था। लेकिन उनके स्कूल वाले ये दस्तावेज उनके उत्तराखंड और हल्द्वानी कनेक्शन का एहसास हमेशा कराते रहेंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने श्रद्धांजलि दी। अनिल बलूनी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और अनिल बलूनी ने कहा कि बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक कार और एक पार्सल ले जा रहे ट्रक की आपस में सामने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में ही आग लग गई। दुर्घटना के बाद रोड पर काफी समय तक ट्रैफिक रुका रहा। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार और पार्सल वैन के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद ये आग के गोले निकल गए। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान एक पूरा दिन आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ रहे और बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाया। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
की मोटी चादर के बीच देश की सरहदों की रक्षा करते किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे हिमवीर तत्पर रहते हैं। बॉर्डर पर हिमवीर कैसे जाबाजी दिखाते हैं, ये देखना बेहद अनोखा अनुभव है। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने हिमवीरों के बीच इस अनुभव को बेहद नजदीक से जाना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के सीमांत इलाकों में आईटीबीपी के जवानों के बीच गए और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके ही बीच बिताया। अपने बीच सांसद को पाकर हिमवीर भी खासे उत्साहित नजर आए। वाइब्रेंट विलेज पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत देश के सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी में लाकर वहां बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी सीमांत गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कई तरह की मदद मुहैया करा रही है। सांसद बलूनी ने सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। सांसद बलूनी ने समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान बलूनी बर्फीली सरहद पर जवानों के साथ चहलकदमी करते हुए दिखते हैं, तो कभी सरहद पर खड़े होकर कभी जवानों के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हैं। भारत माता की जय। कभी कैंप में उनके साथ चर्चा करते हैं, तो कभी फिल्मी गीतों पर उनके साथ वक्त बिताते दिखते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का मैं अनुभवित हूँ। और आईटीबीपी के पिछले 24 घंटे में जो मैं आपके जितने भी अधिकारी लोग थे उनके साथ जितना मैं समझा, कई जो हमारे जवान हैं उनसे भी बात हुई, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ आपके कामकाज से। आप जिन परिस्थिति में अभी 0 डिग्री में और आगे जो हमारे आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पे जिस दुर्गम जगहों पर और जिस परेशानियों के बीच आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सच कहता हूँ ये पूरा देश और इस देश का एक एक नागरिक आपका ऋणी है और आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार। अनिल बलूनी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर लंबा वक्त आईटीबीपी के जवानों के साथ बिताया और सांसद बलूनी ने इसे कभी न भूलने वाला अनुभव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर बर्फ लगातार गिर रही है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां भी अब तक कई इंच तक बर्फ गिर चुकी है और बर्फबारी अभी भी जारी है। हालांकि अभी कपाट बंद हैं और यहां पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन सुरक्षा और अन्य जरूरी चीजों के लिए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं और भारी ठंड का यहां उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लगातार बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में ताजा बर्फबारी हुई है। यहां पर सुबह से ही मौसम लगातार सर्द बना हुआ है और दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंचे और बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए। हालांकि औली की स्कीइंग स्लोप पर अभी उतनी बर्फ दिख नहीं रही है, लेकिन लगातार बर्फ यहां पर गिर रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और रात में तापमान माइनस में जा रहा है। अब अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं राठी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मुखबा भी ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेद नजर आ रही है। और अब बात करते हैं नेपाल के हिमाकत की। तो नेपाल भले ही भारत का मित्र राष्ट्र हो, लेकिन अब नेपाल बॉर्डर पर भारत के कामों को रोकने तक लगा हुआ है। यही नहीं, बीते कुछ सालों में तो नेपाल का भारत विरोध कई मौकों पर नजर आया। खास तौर पर उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके में नेपाल भारत विरोधी कारनामों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। एक दौर में भारत नेपाल के बीच भले ही रोटी बेटी के रिश्ते रहे हों, लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं।
नेपाल ने भारत के गुंजी, नाबी और कुटी गांव को अपने नक्शे में तो शामिल किया ही है, साथ ही काला पानी पर भी दावा जताते रहा है। नेपाल का भारत विरोध बॉर्डर एरिया के विकास कार्यों में भी नजर आ रहा है। अब तो हालात ये हैं कि धारचूला में काली नदी पर बन रही सुरक्षा दीवार को लेकर नेपालियों ने लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया है। बीते दिनों नेपाली नागरिकों ने भारत की पोकलैंड मशीन पर तो कब्जा ही किया, साथ ही ऑपरेटर को भी घंटों बंधक बनाए रखा। गिर गया था, मैंने बोला इसको इधर को, उसने प्यार से बुलाया, मैंने बोला दे ही देगा, फिर क्या वो करेगा। उसने उतारी, फिर खींच दिया मेरे को डायरेक्ट मशीन की चैन में आके, फिर उल्टी बदतमीजी से गाली करने लग गए। मैंने बोला यार मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो काम करने आया हूँ जैसे आप लोग वैसे, तो फिर ये बदतमीजी करने लग गए थे। 2013 में काली नदी ने भारत के साथ ही नेपाल के इलाकों में भी तबाही मचाई थी। बाद में धारचूला के इस इलाके में नेपाल ने तो अपनी सुरक्षा दीवार बना ली है, लेकिन जब से भारत ने सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया है, तब से नेपालियों का तांडव अक्सर दिखाई देता है। कभी नेपाली नागरिक काम कर रहे भारतीयों पर पथराव करते नजर आते हैं, तो मशीनों पर कब्जा करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के अधिकारियों को आए दिन दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। बीच बीच में इस प्रकार की स्थितियां जरूर आती हैं कि कुछ तत्वों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों को उठाया जाता है। वर्तमान में जो ये प्रकरण था, वहाँ के जो दारचूला जनपद है, वहाँ के जो प्रमुख जिला अधिकारी हैं, उनके साथ में यज्ञराज जोशी जी के साथ में इसको बात करके सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड में नेपाल के साथ भारत का 275 किलोमीटर बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की साझा सांस्कृतिक विरासत है। बावजूद इसके नेपाल का भारत विरोध दोनों मुल्कों के रिश्ते में तल्खी ला रहा है। बीते कुछ सालों में नेपाल में भारत का विरोध राजनीतिक फैशन का रूप ले चुका है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल भारत विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।